फ्रेंड्स, आजकल एक नाम बहुत चर्चा में है जिसका नाम है चंदू चैंपियन। क्या आप जानते हैं चंदू चैंपियन कौन थे? ये देश के वो असली हीरो थे जिन्होंने देश की आर्मी में तो योगदान दिया ही, लेकिन साथ में उन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम गर्व से ऊंचा किया। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसमें कार्तिक आर्यन ने उनकी भूमिका निभाई है, लेकिन हम बात करेंगे उनकी असली लाइफ की, उनकी रियल लाइफ स्टोरी की कि किस तरीके से चंदू चैंपियन, जिनका असली नाम मुरलीकांत पेटकर था, आइए जानते हैं कि उनकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है, उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी जर्नी किस टाइप से रही। तो पूरी हम उनकी बायोग्राफी इन शॉर्ट हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल इनको लोग चंदू चैंपियन क्यों कहते थे और मुरलीकांत पेटकर ने किस तरीके से पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंदू चैंपियन उर्फ मुरलीकांत पेटकर। चंदू चैंपियन का असली नाम मुरलीकांत पेटकर था। इनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेट इस्लामापुर गांव में 1 नवंबर 1944 को हुआ था और इनका बचपन से ही खेल कूद में काफ़ी रुचि थी। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था, इसलिए इनके माता पिता इनको बहुत ज़्यादा डांटते डपटते भी थे कि पढ़ाई लिखाई करो ताकि कुछ काम कर सको, लेकिन इनका मन कभी भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। एक बार इनके गांव में एक ओलंपिक मेडल जीत के एक व्यक्ति आया, जिसको देख के, तब ये बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसका जो मान सम्मान हो रहा था, ढोल ताशे बज रहे थे, बैलगाड़ियों में भर के लोग जा रहे थे, ये सब देख के वो छोटा से बच्चे के मन में खेल के प्रति और ज़्यादा जागृति आ गई और ज़्यादा रुचि डेवलप हो गई और उसने कहा कि मुझे ओलंपिक में मेडल लेके आना है। तब तक इनको ये नहीं पता था कि ओलंपिक में कितने तरह के मेडल होते हैं। तो उनसे जो कुश्ती वाले भैया थे उन्होंने कहा कि ऐसी गांव के लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कौन सा मेडल लाना है, तो उसने कहा कौन सा सबसे बड़ा होता है, उसने कहा गोल्ड। तो बोले मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है। वहाँ से इनका सपना जाग गया और वो, क्योंकि जो उनके गांव में आया था वो कुश्ती में ही उसको गोल्ड मेडल लेके आया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी कुश्ती में ही गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। अब ये उनका सपना बन गया। अब वो दिन रात अखाड़े में उनका वक्त ज़्यादा बीतता था, पढ़ने लिखने में तो वैसे भी उनका मन नहीं लगता था। और जो वहाँ पे जो कुश्ती के जो ट्रेनर थे वो इनको रेगुलर अखाड़े में वो रहते थे तो कुछ ना कुछ काम कराते रहते वहाँ पर ये, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत इनका अच्छा था। ये जो दूसरे पहलवान थे उनको कुश्ती करते हुए देखते, उनके दांव पेच सीखते, उनके क्या कहते हैं एक्सरसाइज की टेक्निक सीखते और फिर एकांत में आके खुद से उनकी प्रैक्टिस करते। लेकिन अभी तक इनके अखाड़े के गुरु ने इनको एक भी दांव पेच नहीं सिखाया था, क्योंकि एक तो ये छोटे थे और बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो उन्होंने कहा अभी सही वक्त नहीं आया है, इसलिए उन्होंने अभी तक इनको कुछ भी दांव पेच नहीं सिखाया था। दूसरा, इनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा निर्धन थे, तो वो अखाड़े की फीस भी नहीं दे सकते थे। लेकिन इनका वक्त ज़्यादातर अखाड़े में बीतता था, क्योंकि इनको ओलंपिक में गोल्ड लाना था, तो इनके दिन रात आंखों में ये सपना चलता रहता था। अब धीरे 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 एक दिन गाँव में इनको एक गाँव के मुखिया के लड़के के साथ कंपटीशन में उतारा गया। ये बहुत खुश हो गए। हालांकि इनके माता पिता बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उस दिन इनका रिजल्ट आने वाला था और ये वापस से फेल हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने झूठ बोला और ये अखाड़े में कुश्ती करने के लिए तय समय पर पहुंच गए। जो अखाड़े के इंस्ट्रक्टर थे उनको लगा कि इसको तो मैंने आज तक एक भी दाव पेच नहीं सिखाया है, अभी नौसिखिया है, अभी नौजवान लड़का है, तो अभी ये क्या उससे जीतेगा, वो तो बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस है बाय डिफ़ॉल्ट ही हार जाएगा, इसको कुछ आता वाता तो है नहीं। लेकिन हुआ उल्टा। उस जब कुश्ती हो रही थी तो लोगों को इतना मज़ा आया कि लोग इन पैसे भी फेंकने लगे और इस तरीके से उस पैसे को देख के, पैसे को कमाने के इंटरेस्ट में इन्होंने वो दाव पेच, क्योंकि एकांत में ये प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने पूरा दाव पेच उस लड़के पे लगा दिया और उसको पटक दिया, जिसके कारण वो लड़का हार गया। अब गांव के मुखिया को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उनको लगा कि ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। हालांकि बहुत समझाया गया कि ये लड़का बिल्कुल नया है, इसने आज तक कभी कोई दाव पेच नहीं करा, और जैसे ही वो आया लोग मजाक उड़ाने लगे, चंदू चैंपियन, चंदू चैंपियन, चंदू चैंपियन। क्यों? क्योंकि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहते थे, तो वहाँ से उनका नाम पड़ गया चंदू चैंपियन और लोग अक्सर उनको मजाक उड़ाते थे, उनको परेशान करते थे, छेड़ते थे। इस कारण उनके माता पिता भी उनको बहुत ज़्यादा डांट डपट करते थे। और जब वो चंदू चैंपियन उन्होंने अखाड़े में इतनी बार सुना तो उनको गुस्सा उनका बढ़ गया और उन्होंने
उस आदमी को पटक दिया। लेकिन इनको लगा कि जीतने के बाद तो वाहवाही होगी, खूब सारे पैसे भी मिले, वो उनको देख के लोग खुश हो गए। लेकिन इनको पता चला कि मुखिया बहुत भड़का हुआ है और मुखिया के जितने भी लोग थे सब इनके पीछे डंडे लाठी लेकर भागे, इनके माता पिता को भी मारने की धमकी दी और वहाँ से जान बचाकर इनको गांव छोड़कर भागना पड़ा। तभी एक ट्रेन जा रही थी और ट्रेन में इनको एक व्यक्ति ने देखा और भागते हुए देखा और उसको हाथ दे के ऊपर खींच लिया और उन्होंने पूछा क्या तुम चोर हो? तो चंदू चैंपियन बोलते हैं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे एक्चुअली ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है और मैंने कुश्ती में मुखिया के बेटे को हरा दिया, जिसके कारण मुखिया नाराज़ हो गया और इसलिए गांव वालों ने मुझे गांव से भगा दिया। तो उसने उसको बहुत पॉजिटिव लाइन बोली कि उन्होंने तुम्हें गांव से भगाया नहीं है, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे सपने की ओर दौड़ाया है। तो इस तरीके से उन लोगों की, दोनों लड़कों की आपस में बातचीत होती है। तो यहाँ से हमें उनकी लाइफ से सीखने को मिलता है दो बातें कि सबसे पहले तो हमें अपनी औकात से बढ़कर सपना देखना चाहिए और दूसरा, हर चुनौती के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर बातचीत के दौरान पता चला, उस लड़के ने उनको एडवाइस दी कि देखो पूना में आर्मी की भर्ती चालू हो रही है, मैं एक बॉक्सर हूँ और मैं भी आर्मी में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा रहता है, वहाँ से ओलंपिक में जाने का चांस मिलता है, तो अगर तुम चाहो तो तुम भी आर्मी में चल सकते हो। तो ओलंपिक के लालच में ये आर्मी में चले गए। वहाँ इतने ज़्यादा ये एक्टिव और फुर्तीली, इन्होंने सारी परफॉर्मेंस इतने अच्छे से करी कि इनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। ये आर्मी में ये सेलेक्ट हो गए और अगले दिन से इनकी ट्रेनिंग चालू हो गई और इनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ट्रेनिंग में खूब इन्होंने सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से करी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन एक रात इनकी एक आर्मी के ही किसी साथी के साथ झड़प हो गई क्योंकि उसने भी मजाक में इनका मजाक उड़ाया कि तुम ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहते हो, हाँ 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 करके वो हंसने लगा, ये आज तक तो कोई लाया नहीं, तुम कैसे लाओगे, और ऐसा करके इनको वो बचपन की सारी बातें याद आ गई कि कैसे लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इनको टॉन्ट मारते थे और उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस लड़के पे उतार दिया, जिसके कारण जो आर्मी के जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनसे नाराज़ हो गए, इनको पनिशमेंट दिया और कहा कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, आर्मी में अपने साथी से लड़ने की कोई जगह नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ बनकर ही अपने गांव वापस जाऊंगा, उससे पहले मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। आर्मी के इंस्ट्रक्टर को उनकी आंखों में कुछ जोश और जुनून दिखाई दिया। उसने कहा ठीक है, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलूँगा। तुम्हारे लिए कुश्ती के लिए तो कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम बॉक्सिंग में अपना दांव पेंच अपना सकते हो। तो वो टाइगर अली के अखाड़े में अगले दिन इनको ले गए। उनको पता चला कि ये तो नया कैंडिडेट है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इस लड़के को 1 मिनट में एक पंच मार के दिखाओ, अगर तुमने एक पंच मार दिया तो आज से मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। उन्होंने भी पूछा कि क्या करना चाहते हो, उन्होंने कहा ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहते हैं। पहले तो सब हंसे, लेकिन फिर उन्होंने एक चांस दिया और इस तरीके से उनको बॉक्सिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन उनके दोस्त ने, जिसने उनको जो सरदार जी थे ट्रेन पे चढ़ाया था, उसने एक पंच उनको पीछे से बताया, उन्होंने उसी को ऑब्जर्व करके उस व्यक्ति पे अप्लाई किया और एक पंच सामने वाले को मार दिया। ये देखकर जो टाइगर अली थे, जो कि बॉक्सिंग के गुरु थे, वो आज से इनके गुरु बन गए। पहले इनके गुरु दारा सिंह थे, दारा सिंह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उसके बाद इनके सेकंड गुरु टाइगर अली बन गए। उन्होंने इनको बहुत इंस्पायर किया, बहुत कुछ सिखाया और किस्मत ने इनको एक बार मौका दिया। थर्ड लर्निंग मिलती है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए, और वहाँ से ये इनकी बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। और इतना ही नहीं, आर्मी में रहते हुए भी इन्होंने बॉक्सिंग के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते। 1964 में इनको टोक्यो जाने का मौका मिला, क्योंकि टोक्यो में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स होने वाली थी, जिसमें कि बहुत सारे 55 कंट्रीज़ के लोग आए थे अपने अपने टैलेंट को आजमाने के लिए। तो वहाँ पे भी ये गोल्ड ही जीतना चाहते थे, लेकिन वहाँ पहली बार ये देश से बाहर गए थे। ऐसी दुनिया की चकाचौंध देख के ये थोड़ा सा अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो गए। हालांकि वहाँ इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल जीतते जीतते रह गए, जिसके कारण इनके गुरु इनसे नाराज़ हो गए और बोले आज के बाद ओलंपिक भी ख़त्म और हमारा तुम्हारा साथ भी ख़त्म। और वो उनसे नाराज़ हो गए और उन्होंने बात करना भी उनसे छोड़ दिया। वहाँ से सब लोग भारत आ गए और 1965 में इनकी पोस्टिंग कश्मीर में हो गई। वहाँ इनको पता चला कि इनके जो गुरु हैं टाइगर अली, जो कि बॉक्सिंग के गुरु थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। हालांकि वो उनसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर इनको कॉमनवेल्थ गेम्स से भी ऑफर आया था कि अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं सर आपके बगैर हम नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ मुझे सिखाइए, जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिए,
अब मैं पूरा फोकस होके काम करूँगा। ये बात कर ही रहे थे कि इतने में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, ऊपर से गोलाबारी शुरू हो गई और उस लड़ाई में इन्होंने अपने उस्ताद की, अपने गुरु की तो जान बचाई, लेकिन इनको बचाते बचाते इनको 9 गोलियां सर से लेके पैर तक इनको 9 गोलियां लगी, जिसके कारण ये 2 साल कश्मीर के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। सारी गोलियां निकाली गई पर एक गोली इनके रीढ़ की हड्डी में फंसी रह गई, जो आज भी उनकी रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। इसके कारण उनका नीचे का शरीर बिल्कुल पैरालिसिस हो गया, नीचे के शरीर में जान खत्म हो गई। अब उनको यूरिन और वॉशरूम का भी सेंस उनका खो गया। वहीं पर उनकी फिजियोथेरेपी चली और इनकी वहाँ पे याददाश्त भी चली गई। 2 साल ये बेहोश पड़े रहे। इनकी याददाश्त की आने की भी एक बड़ी फिल्मी कहानी है। कहा जाता है कि एक बार ये बेड पर लेटे हुए थे और इंस्पेक्शन के लिए कुछ बड़े आर्मी कमांडर्स आ रहे थे, तो ये अचानक से बेड पे से नीचे गिर गए और उसके बाद भी इनका जज्बा कायम था। जब उठे तो इनकी याददाश्त चली गई थी, इनको पता नहीं, इनको लगा कि शायद दुश्मन तो उन्होंने कहा, अरे तुम 2 साल बाद उठे हो, तुम इंडिया में ही हो। और ये देख के जो आर्मी के बड़े वाले जवान थे वो भी बहुत इंस्पायर हुए कि तुम्हारा जज्बा तो आज भी कायम है। लेकिन इनको पता चला कि इनका नीचे का पैर पूरा पैरालिसिस हो चुका है, नीचे की बॉडी काम नहीं कर रही है, क्योंकि एक गोली अभी भी इनकी रीढ़ की हड्डी में रह गई है। तो वहाँ से उनको बॉम्बे के एक और अच्छे हॉस्पिटल में भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी इनके ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी से गोली निकालना बहुत मुश्किल हो गया। और वहाँ गोली निकालने के बाद वो निकली नहीं तो पैर उनके पैरालिसिस ही रहे। परिवार मिलने के लिए आया, लेकिन परिवार ने ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी देखभाल तुम्हारी यहाँ हो सकती है वहाँ नहीं हो सकती। तुम वैसे भी इतने सालों से गांव में नहीं आए हो और हमारी आर्थिक कंडीशन भी ठीक नहीं है। हालांकि इमोशनली ये बहुत दुखी हुए, लेकिन उनको ये फैसला सही लगा। हालांकि अब ऐसा लगता था कि जो मुरलीकांत पेटकर हैं वो अब हमेशा एक सामान्य जीवन ही जिएंगे, सिर्फ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन वापस से उनके गुरु, जो कि उनके बॉक्सिंग के गुरु थे, उनके पास आए, उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने उनको बहुत इंस्पायर किया और एक बार वो दारा सिंह की कुश्ती दिखाने के लिए उनको ले गए। तो जब वो दारा सिंह की कुश्ती देख रहे थे तो बहुत खुश हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, जब ये दारा सिंह 40 की उम्र में इतना अच्छा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो बोले, मैं तो चल भी नहीं सकता, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। बोले नहीं। वहाँ से उन्होंने पैरा ओलंपिक की उन्होंने स्टोरी बताई कि वहाँ पर ऐसे लोग जाते हैं जो किसी ना किसी कारण से अपने हाथ पैर गंवा देते हैं या कुछ उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है, और वहाँ से आप उन लोगों के लिए अलग से ओलंपिक डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ से इनकी उम्मीद जागी। तो यहाँ से इनकी लर्निंग सीखने को मिलती है कि दोबारा से स्टार्ट कीजिए, कभी अपनी हिम्मत मत छोड़िए। जो हॉस्पिटल था वो स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था, आर्मी स्टाफ। वो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चल नहीं सकते, लेकिन पानी में तो तैर सकते हो, पानी में तो मछली भी बिना पैर के तैर सकती है। तो वहाँ से उन्होंने तैरने की प्रैक्टिस करी। धीरे 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 वो प्रैक्टिस करते चले गए और धीरे धीरे स्पोर्ट्स में फिर से उनकी रुचि जाग गई। और यहाँ से उनकी लाइफ की 4th लर्निंग मिलती है कि दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करो। और खेल में भी उन्होंने स्टेट लेवल पे बहुत सारे पदक जीते, बहुत सारे खेल में बहुत अच्छे बने, लेकिन उनको स्विमिंग में आगे बढ़ने का मौका मिला। स्विमिंग में वो इतने चैंपियन बन गए थे कि उन्होंने स्विमिंग की बहुत जम के प्रैक्टिस करी एंड 1969 में उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया था। तैराकी में वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्विमिंग एज अ स्विमर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। एंड 1972 के समर पैरा ओलंपिक में अगेन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और वहाँ पर उनको पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का मौका मिला। और वो भारत के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जिन्होंने देश के लिए एक नहीं 4 मेडल जीते और एक गोल्ड मेडल भी जीता। और स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब वो देश वापस आए तो उन्होंने टेल को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर 30 साल वो कार्यरत रहे। इसके बाद उन्होंने शादी भी करी और उनके 5 बच्चे हैं। 1982 में हालांकि उनके एफर्ट्स के लिए उनको अर्जुन पुरस्कार देने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब ये बात निकाली गई तो 2018 में पता चला कि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें भारत का 4था सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है यानी कि पद्मश्री अवार्ड, वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। जब वो रामनाथ कोविंद के पास पहुंचे तो वैसे ही वो स्ट्रेट खड़े हो गए और वैसे ही उन्होंने सैल्यूट मारा। हालांकि बैसाखी के कारण उन इतना अच्छा नहीं कर पाए पर उन्होंने अपना जज्बा कायम रखा। तो 5th
लर्निंग हमें यहाँ से ये मिलती है कि कभी भी गिव अप मत करिए और लाइफ में कुछ अपने जज्बे को मेंटेन रखिए। और इस तरीके से वो भारत के पैरा ओलंपिक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इस तरीके से आपने देखा कि मुरलीकांत पेडनेकर ने अपने साहस और हिम्मत के दम पर कभी भी हार नहीं मारी और अपने जज्बे को कायम रखते हुए वो भारत के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने। और उनका जो सपना था, जिसको देख के उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लाने का सोचा था, उन्होंने वो शुरू किया। जब वो अपने गांव पहुंचे तो वैसे ही उनका मान सम्मान हुआ, वैसे ही लोगों ने ढोल ताशे बजाए और उसी तरीके से उनका मान सम्मान हुआ। तो अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। तो मुरलीकांत पेडनेकर की ये थी रियल लाइफ स्टोरी कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा सपना देखते हैं तो आप उसको 100% अचीव करते हैं। पूरी कायनात उसको मिलवाने के लिए आपके पास आ जाती है, वैसे वैसे माध्यम बनते चले जाते हैं। तो आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।